विद्यार्थी मित्रों, जिसे इसके पूर्व हमने देखा, हिंदी शब्द संपदा इसके अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्दों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आज हम देशज तथा विदेशी शब्दों के संदर्भ में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम देशज शब्द कहते हैं, जिसे मैं आपके लिए फिर एक बार इसको दोहराता हूं कि हिंदी शब्द संपदा या भाषा के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। और हिंदी में ये चारों प्रकार के शब्दों की प्रचुर मात्रा हमें दिखाई देती है और इसी कारण हिंदी भाषा का आज विकास हुआ है और ये अधिकांश जगह पर बोली जाती है, समझी जाती है। इसी की वजह भी, प्रमुख वजह भी यही है क्योंकि कई भाषाओं के शब्द इस हिंदी में आत्मसात किए हैं। तो तत्सम तद्भव शब्द तो है ही, उसके साथ साथ हम जो है आज देशज जो शब्द हैं हिंदी में प्रयुक्त, उन पर प्रकाश डालेंगे। अब जाहिर बात है, जब मैं देशज नाम जब गिना रहा हूं तो इससे तो हमें ये कल्पना तो हम कर ही सकते हैं कि हमारे देश में ही उपजे हुए शब्द हैं, देश में ही उत्पन्न हुए या उद्भव उनका जो है हमारे देश में ही हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है यह कहना दुष्कर कार्य है, काफी मुश्किल कार्य जो है हमें लगता है कि ये कहां से अज्ञात कहा जाता है, मतलब जिसके सोर्स का पता नहीं है, जिसके जननी का पता नहीं है, इसको हम अज्ञात कहेंगे। मतलब जो ज्ञात नहीं है, जो मालूम नहीं है, उसको अज्ञात शब्द कहते हैं। तो देखिए, देशज शब्द, देशज या देशी शब्द के नामकरण के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। मैंने जिसे पहले कहा, तो कई विद्वानों में इसमें मतभेद दिखाई देते हैं कि इसको क्या कहा जाए, इस प्रकार के शब्दों को का नामकरण या किस नाम से इनको बुलाया जाए। आचार्य भरत मुनि ने इसे देशीमत शब्द कहा है, तो आचार्य चंडी ने इसे देशी प्रसिद्ध जो है, तथा मार्कंडेय जी और हेमचंद्र जो आचार्य होकर गए हैं, संस्कृत के आचार्य है, इन्होंने देशा या देशी कहा है। मतलब इस प्रकार के शब्दों के नामकरण को लेकर ही विद्वानों में मतभेद है। लेकिन अधिकांश लोग जो है, बहुत सारे लोग इसको तो देश जात या देशी का भी कहते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान इसको देशज शब्द मानते हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो भाषा वैज्ञानिक हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, याद में रखिए, इन दोनों के नामों को आपको भूलना नहीं है। ये हिंदी भाषा के श्रेष्ठ उच्चतम भाषा वैज्ञानिकों में या विद्वानों में इनका नाम गिना जाता है। इन्होंने इसकी जो उत्पत्ति है, जो विकास है, उसको अज्ञात कहा है कि इसका ज्ञान या ज्ञात हमको मालूमात हमको इसकी नहीं मिलती है। नामकरण के साथ ही इसकी परिभाषा को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। न केवल नामकरण बल्कि परिभाषा क्या देंगे, किस तरह से इसको व्याख्यायित करेंगे, इसकी व्याख्या या परिभाषा किस प्रकार हम देंगे, इस पर भी बहुत सारे मतभेद है। चंड के अनुसार जो संस्कृत एवं प्राकृत के न हो वह शब्द देशी कहलाएंगे। जो शब्द संस्कृत के और प्राकृत के नहीं है, कहा ना कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास। तो किन भाषाओं को देशी शब्द कहेंगे? उन भाषा के शब्दों को हम देशी कहेंगे जो संस्कृत के और प्राकृत के नहीं है, वही कहलाएंगे। तो आचार्य रुद्रट जी ने कहा है कि जिनको प्रकृति
प्रत्यय मूला उत्पत्ति नहीं दी जा सकती वो देशी शब्द है। मतलब जिसके उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है वो शब्द हमारे देशी है। देशी या देशज मतलब हमारे भारत में इनका प्रयोग हुआ संस्कृत को छोड़कर। भारत के अन्य प्रदेशों में जितने भी इस प्रकार के शब्द आते हैं उनको वो देशज कह रहे हैं। तो आचार्य हेमचंद के अनुसार वे शब्द ही देशी के अंतर्गत नहीं आते हैं जिनका अर्थ गौण लक्षणा शक्ति द्वारा परिवर्तित हो गया हो या फिर जो संस्कृत अभिधानों से प्राप्त होते हैं, जो संस्कृत से सिद्ध हो सकते हैं, अर्थात तद्भव एवं अर्थ तत्सम शब्द या ज्ञान विज्ञान में गढ़े हुए तत्सम पारिभाषिक शब्द। लेकिन हेमचंद्र जो है इनका कहना अलग है। वो कहते हैं कि ये शब्द जो है तत्सम से ही और अर्ध तत्सम से उत्पन्न शब्द होते हैं। मतलब मैंने कहा कि विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन हमारे लिए सार रूप में हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि आगे चलकर हम और एक विद्वान है जो पाश्चात्य विद्वान है हॉर्नले, तो हॉर्नले ने कहा है कि ये ऐसे तद्भव शब्द हो सकते हैं जो इतने विकृत हो गए हैं कि उनका तद्भव रूप पहचाना नहीं जा सकता। तो ग्रियर्सन के अनुसार मुंडा द्रविड़ प्रांतों में विकसित प्रांतीय शब्द प्राथमिक प्राकृतों के तद्भव हो सकते हैं जो किसी संस्कृत या प्राकृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं और इनकी उत्पत्ति का भी पता नहीं लगता है। क्योंकि अधिकांश पाश्चात्य विद्वान अंग्रेजी जिसको कहते हैं अंग्रेजी विद्वान यही मानते हैं कि यह मूल शब्द तत्सम या तद्भव के नहीं है। प्रायः यह प्रादेशिक भाषा के शब्द है, अधिकांश रूप में द्रविड़ परिवार से संबंधित ये जो शब्द है, क्योंकि मैंने इसके पूर्व भी कहा कि भारत में 4 परिवार की भाषाएं बोली जाती है। भाषा के अपने परिवार हैं, बहुत सारे परिवार हैं जिसमें से भारत में 4 परिवार की भाषाएं बोली जाती है। एक है आर्य परिवार, दूसरा है अनार्य अर्थात द्रविड़ परिवार, तीसरा है चीनी परिवार और चौथा है बुरुशास्की जो कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीरी ये बुरुशास्की परिवार के अंतर्गत आती है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है ये चीनी परिवार की बोली जाती है भाषा। और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और उधर बंगाल से लेकर तो गुजरात मुंबई तक जितनी भी भाषाएं बोली जाती है ये आर्य परिवार की भाषा है। और महाराष्ट्र के नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तो अधिकांश पाश्चात्य विद्वान इसको द्रविड़ परिवार की भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों को ही देश शब्द कह रहे हैं या देशी शब्द कह रहे हैं। जैसे तेंदुआ, तेंदुआ शब्द उन्हीं का है। खिड़की, धुआं, ठेस आदि शब्द अनार्य परिवार के हैं, द्रविड़ परिवार के हैं। तो धीरेन्द्र वर्मा इन्हें भारतीय अनार्य भाषा के शब्द मानते हैं। तो उदय नारायण तिवारी का मत है कि आदिवासियों के जो शब्द संस्कृत, प्राकृत अथवा अर्वाचीन आर्य भाषा में आ गए वे देशी हैं। तो क्या है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी का ये कहना है कि जो मूल आर्य परिवार के लोग नहीं है, जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, इन्होंने जो प्रयुक्त भाषा है इनकी या इनके जो प्रयुक्त शब्द हैं वही देशज कहलाते हैं। तो डॉक्टर हरदेव बहारी ये भी एक बड़े विद्वान होकर चले गए हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार अनुकरणात्मक शब्द को इसमें ही शामिल करते हुए लिखा है कि जिन्हें संस्कृत से सिद्ध या संदर्भित नहीं किया जा सकता वे सभी शब्द देशज हैं। संस्कृत के आधार पर जिसकी व्याख्या नहीं की जाती है ऐसे सभी शब्द को वो देशी कह रहे हैं। लेकिन सभी का कहना इतना है कि इसकी उत्पत्ति जो है ये अज्ञात कही जाती है। इस
उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, किसने प्रयोग किया, यह बात अलग है, लेकिन इसकी मूल उत्पत्ति क्या है इन शब्दों की, ये किसी ने भी यहाँ पर नहीं बताया है। तो इसके लिए अगर हमें कुछ शब्द देखना है, कुछ उदाहरण के तौर पर, कुछ मतलब बहुत सारे शब्द है जो आज भी हिंदी में देशज शब्द के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, या उसका मूल, उनकी जननी जो है वो अपने ही देश में, भारत में, हिंदुस्तान में ही हुई है। ऐसे कई शब्द हैं। मैं आपके लिए उदाहरण बताता हूँ। घूंट, पानी का घूंट, तो बहुत सारे शब्द है, केवल उसको याद में रखिए। घूंट है, ढोर, धंधा, बेड़ा, बैंगन, लट्टू, रुई, बासन, बदल, चुटकी, घोंसला, घोंगा, बेटा, बेटी, या रिश्ते जितने भी, नाना, नानी, जीजा, साली, जो जितने भी रिश्ते आते हैं, कुल्हड़, कुलिया, खच्चर, चटकीला, उसके बाद टालना, ढूंढना, खसियाना, झकझोरना, भटकना, धसकना, सपकना, हिनहिनाना, चिढ़ना, कई शब्द ऐसे हैं जिसकी उत्पत्ति हमको अज्ञात है, हमको मिलती नहीं है कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन प्रयोग में ये आते हैं। इसको हम क्या है, हम जो है देशज शब्द के रूप में हम इसको रखते हैं। तो कई विद्वान जो आर्य भाषा नहीं है या संस्कृत भाषा के से अन्य भाषा के या अनार्य भाषा के शब्दों के प्रयोग को भी देशज कहते हैं, जिसमें बंगाली भाषा के शब्द है, मराठी भाषा के शब्द है, गुजराती भाषा के शब्द है, पंजाबी भाषा के शब्द है, द्रविड़ परिवार की भाषा के शब्द है, जैसे मैंने इसके पहले उदाहरण आपको दिया है। साथ में यदि चाहिए तो बंगाली, जैसे मैंने कहा, रसगुल्ला है, उपन्यास है, चमचम है, गमछा है, छाता है, आदि सभी शब्द बंगाली भाषा के हैं। तो मराठी भाषा के शब्द को यदि हमको देखना है तो वांग्मय है, कामगार है, अड़चन है, पावती है। कामगार जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में, ये मराठी शब्द है। गुजराती गरबा है, हड़ताल है, ये शब्द हमको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से पंजाबी है, पंजाबी जैसे छोले हम कहते हैं, भांगड़ा कहते हैं, है ना, सिख कहते हैं, तो पंजाबी के ही शब्द हैं। इस तरह से ये देशी या देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कैसे हुए, कहाँ हुए, इसका कोई पता हमको नहीं चलता है। तो आज हिंदी में इस तरह के कई शब्द हमको देखने को मिलते हैं। ये जो है शब्द जिनको देशी शब्द या देशी शब्द कहा जाता है। अब चौथे प्रकार के जो शब्द हैं वो है विदेशी शब्द, जिससे हम जानते हैं या इनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि विदेशी शब्द का अर्थ ही यही है कि विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में आए हैं, इनको हमको क्या कहते हैं, हम इनको विदेशी शब्द कहते हैं। अब ये विदेशी भाषा के शब्द क्यों आए, कहाँ आए, कैसे आए, इनके कारणों को भी हमको जानना पड़ेगा। तो इन कारणों का संक्षिप्त परिचय हम आपको दे दें कि कई विदेशी आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए हैं, कई औद्योगिक केंद्र इस देश से उस देश में आए, जिसको हम ये कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको कहा जाता है। तो इस देश की कंपनी उस देश में जाती है, तब भी भाषा एक दूसरे का आदान प्रदान भाषा का होता है। तो इस कारण भी हमें जो है वह इस तरह के विदेशी शब्द का भंडार हमको यहाँ पर दिखाई देता है, या क्या अधिकांश मात्रा में हिंदी भाषा में विदेशी शब्द हमको दिखाई देते। तो कारण क्या है, राजनीतिक कारण है, जिसमें मैंने कहा कि राजनीति
जो इधर से उधर आए, अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत की, पुर्तगाली शासन का हुकूमत रहा, सैयद वंशों का हम पे हुकूमत रही है, अफगानी वंश के लोग यहाँ पर आए हैं, है ना, मुगल वंश के लोग यहाँ पर आए हैं। पर राजनीतिक ये कारण है। दूसरा है धार्मिक कारण। हिंदुस्तान में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जाहिर बात है कि वो अपने हिसाब से शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि धार्मिकता भी भाषा पर काफी प्रभाव डालती है। व्यापारिक और औद्योगिक, जैसे मैंने कहा कि उद्योग धंधे या औद्योगिकीकरण इतना अधिक हो गया है, और सांस्कृतिक संबंध, जो संस्कृति के आधार पर भी ये हमारे संबंध होते हैं। तो कोई हिंदी की फिल्में बाहर रिलीज हो जाती है, वहाँ की जो लोक कला है वो हिंदुस्तान में आकर बताई जाती है, दिखाई जाती है, तो इसके कारण भी विदेशी शब्द आए। और पांचवा है देश की समीपता तथा भाषाओं का सह अस्तित्व। तो देश की समीपता, दूसरे देशों से जो हमारी सीमाएं लगती है, उन सीमाओं में भी आदान प्रदान होता है, लोगों का जाना चहल पहल होती है, उस पर भी क्या है, विदेशी भाषाओं के शब्द आते हैं। और ये जो है, जो अभी शब्द आए हैं, और यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जारी है। कई विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आए हैं, आ रहे हैं और आएंगे भी, और इनको हम रोक नहीं सकते या रोकना उचित नहीं है, क्योंकि जब भी हम दूसरे देशों के संपर्क में आ जाते हैं, विचारों की आदान प्रदान जब करते हैं, तो कभी कभार हम अपनी भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं। वो समझ नहीं पाता पहले पहल, लेकिन जब 2-3 बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती हो, उसके बाद हम भी क्या करते हैं, उस शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब मैं आपके लिए उदाहरण बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग में भारत में जो चलती है, इसमें जो क्रिकेट खेलने के लिए दूसरे देशों से जो खिलाड़ी आते हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तानी टीम से खेलते हैं, और इतने रस बस जाते हैं कि वह भी धीरे धीरे जो परिस्थितियां होती है या उस समय का जो माहौल होता है, अन्य खिलाड़ी जब हिंदी में बात करते हैं, ये गौर से सुनते हैं। तो मुझे चाहिए, नहीं, इस तरह के शब्द वो सुनते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं चाहिए तो ना कहना है, समझ जाते हैं कि ना मतलब नो। तो ये मैंने खुद भी जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर या यूट्यूब पर देखा है कि क्रिस गेल हिंदी बोलते हुए, हालांकि उनको हिंदी आती नहीं है, लेकिन वो हिंदी का प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, एक आधा शब्द जो है अनायास ही उसके मुंह में आएगा, और अपने जो देश वेस्ट इंडीज वो लौटेगा, वहां पर भी उस शब्द का प्रयोग करेगा। वो प्रयोग अगर बढ़ गया, उस शब्द का प्रयोग यदि बढ़ गया, वहां पर वो शब्द जो है प्रचलित हो जाता है। इस प्रकार से कई विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आए हैं, और उसका प्रमुख कारण यह है कि देश का जो राजनीतिक इतिहास है, देश का जो राजनीतिक इतिहास है, ये बहुत अधिक लंबा, बहुत अधिक बड़ा है। हम पर यानी हिंदुस्तान पर ईस्वी सन पूर्व से आक्रमण होते आए हैं। तो ये कहा जाता है, और शायद यह उतना ही सच है, कि जिस देश का इतिहास जितना अधिक बड़ा होता है, गौरवशाली, वैभवशाली या विस्तृत होता है, उस देश का इतिहास भी या उस देश की भाषा भी उतनी ही संपन्न और विस्तारित होती है। यही कारण है कि आज हिंदी का प्रचार एवं प्रसार न केवल देश में, हमारे भारत देश में, बल्कि विश्व में हो रहा है। आज भी हम देखते हैं कि जितने भी विदेशी कंपनीज हैं जो मोबाइल बनाती है, जो डीटीएच जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट होम, जो आपके छतरियां वगैरह टेलीकास्ट करती है, जो चैनल्स बने हैं जो आप आपके टीवी पर देखते हैं, यद्यपि उसमें अगर एक बटन है, शायद येलो या ग्रीन कलर का, हरा या पीला नीला से कुछ है, यदि उसको हम ऑपरेट करते हैं, उसको चालू करते हैं, तो वहां पर आप
भाषा का चयन कर सकते हैं। और ये मुझे हर्ष होता है हिंदी होने के नाते कि वहां पर हिंदी एक जो है विकल्प है। यद्यपि आप हिंदी में सुनना चाहते हैं किसी डिस्कवरी चैनल को, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को, हिस्ट्री चैनल को, या किसी कार्टून चैनल को, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनको आपको विकल्प दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, आप उसको हिंदी में सुन सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, तो मोबाइल में यदि आप सेटिंग में चले जाते हैं तो उसमें भी आपको हिंदी का ऑप्शन सामने दिखाई देता है। आप हिंदी में टाइप भी कर सकते हैं, आप जो है हिंदी में पूरे नाम भी लिख सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हिंदी में, क्योंकि आज इंटरनेट पर भी हिंदी काफी छाई हुई है। कई वेबसाइट जो है इस हिंदी के क्षेत्र में आज बने हुए हैं। यही कारण है कि आज हिंदी में विदेशी भाषाओं की संख्या भी अत्यधिक हमको दिखाई देती है। सबसे पहले हम जो है वह अरबी फारसी के शब्दों को देखेंगे। यद्यपि मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये जो हमारा चल रहा है ये देशज शब्द हो गया है। अब ये देखिए विदेशी शब्द, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अरबी फारसी के शब्द। अब देखिए विशेष यही, इसको भी कारण जो है ऐतिहासिक ही है, राजनीतिक कारण है। हिंदुस्तान पर मुगल वंशीय राजाओं का बहुत अधिक समय तक यहाँ पर शासन रहा है, और इसी कारण हिंदी में अरबी एवं फारसी भाषाओं के शब्द अधिक दिखाई देते हैं, क्योंकि अधिकांश ये जो लोग हैं, या विदेशी आक्रमणकारी है, ये ईरान से होते हुए यहाँ पर आए हैं। कहा जाता है कि आर्य परिवार के लोग भी ईरानी लोगों से ही अलग होकर हिंदुस्तान में आए थे। तो ये आए तो केवल शरीर से आए क्या? नहीं, अपनी संस्कृति को लेकर आए, अपनी भाषा को, रहन सहन को, खान पान को लेकर आए। तो इस कारण इनमें कई कई इनके शब्द के प्रयोग हमने भी सीख लिए, यहीं पर रहे, रसे, बचे, है ना। तो इसी बसने से कारण क्या हो गया, आज कई हिंदी भाषा में अरबी के शब्द हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब आपके लिए अगर मैं बता दूं, जैसे अभ्र, अभ्र, आभर जिसको हम कहते हैं कि अभ्र, या फिर अख्तर, अंगुष्ठ, उसके बाद आफत, आपत्ति जिसे हम कहते हैं आफत आई है, उसके बाद 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 में जैसे बाद जो शब्द है इन्हीं का है, दह, उसके बाद दस्त, माह, साया आदि जितने भी शब्द हैं यह अरबी फारसी से ही रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले ही यहाँ पर मैंने कहा कि अरबी लोगों का यहाँ पर वास रहा है। लगभग 3,500 से ज्यादा, ये उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, 3,500 से 4,000 से ज्यादा शब्द जो है आज हिंदी में फारसी के शब्द हैं। अगर और चाहिए तो मैं और उदाहरण बताता हूँ। धार्मिकता के आधार पर यदि आप कहेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, कुछ शब्द आपको देखना है धर्म से संबंधित, जो अरबी शब्द है वो देखिए, कुरान, हमीज, हजर, फरिश्ता, औलिया, सुन्नी, पैगंबर, मस्जिद, काजी, शिया, नबी आदि जितने भी शब्द है धर्म से संबंधित, हिंदी में ईदगाह, ईद, ये जितने शब्द हैं ये सभी के सभी क्या है, हिंदी में कहां से आए हैं, ये अरबी फारसी से शब्द आए हैं। यद्यपि अगर हम शासन एवं सेना संबंधी, क्योंकि युद्ध वगैरह हुआ करते थे या जो शासन प्रशासन चलता था, उनके शब्दों की यदि बात करूं तो देख लीजिएगा, चपरासी, वकील,
मुख्तार, इखलास, सिपाही, अमीन, अदालत, गवाह, पेशी, दारोगा, कानून, दफ्तर, दस्तावेज, ये बहुत सारे शब्द, कमान, तीर हैं, ये सारे तोफ, ये जितनी भी चीजें हैं, यह सब क्या है, ये सब जो है वो प्रशासन से संबंधित शब्द है। और बहुत सारे शब्द है यद्यपि चाहिए, जैसे कलम है, दावत है, ढोल है, तबला है, पायजामा है, कोरमा है, खाने की चीजें, बुखारा है, किशमिश है, कीमा है, आलू है, हलवाई है, जुला है, बाजार है, दवा है, हकीम है, नासूर है, नजला है, लकवा है, प्याला है, चमचा है, कलेजा है, कबूतर है, खच्चर है, मुर्गा है, सफेद है, गुलाबी रंग है, फिरोजी, शाह, शतरंज, चौहर आदि कई शब्द, हर एक प्रकार के शब्द जो है आज हमको हिंदी में दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, अरबी और फारसी से आए हुए शब्द है जो हिंदी, और इनकी संख्या यद्यपि अंग्रेजी भाषा जो आज अंग्रेजी भाषा के शब्द अधिक आए हैं, लेकिन यद्यपि संख्या की दृष्टि से या उस समय की संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो अधिकांश रूप में अरबी फारसी के शब्दों की संख्या हिंदी भाषा में अत्यधिक हमको दिखाई देती है। इसके बाद तुर्की शब्द, जो तुर्कस्तान या तुर्क देश से जो शब्द आए हैं, इनको हम तुर्की कहते हैं, जिसमें क्या है, गुलाम, खिलती, तुगलक, मुगलक आदि जैसे शब्द हैं, तो सब तुर्की भाषा के हैं, क्योंकि तैमूर लंग जो हम जानते हैं ये तुर्क से ही जिसका संबंध था, इसलिए कुछ तुर्की भाषा के भी शब्द हमारे हिंदी में आए हैं। तो इसके साथ साथ कुछ अफगान या पठान वंश के लोगों ने भी हम पर राज किया है, इसलिए कुछ पठानी शब्द, पठानी यानी पठान की जो भाषा है या अफगानिस्तान की जो भाषा है उसको पश्तो कहा जाता है, उनकी भाषा को पश्तो कहा जाता है, और उस पश्तो के भी शब्द जो है हमारे लिए दिखाई देते हैं। पहला ही शब्द पठान, ये पठान शब्द हिंदी में कहां से आया, ये पश्तो भाषा का शब्द है जो अफगानिस्तान में ये प्रयोग में आ जाता है। उसमें रोहिल्ला, मुझे तो पठान है, कौन सा पठान है, अरे ये तो रोहिला पठान है, ये रोहिला जो है वो पश्तो का शब्द है। उसके साथ साथ अगर आपको देखना है तो बहुत सारे शब्द है, गुंडा, अचार, तड़का, खर्राटा, टसमस, जमाल, गोटा, खिचड़ा, अखरोट, चकचक, पटाखा, गटागट, कुक्कड़ना, ऐसे बहुत सारे गड़बड़, हमचोली, अटकल, नगाड़ा, तो बहुत सारे शब्द जो है यह जो है पश्तो भाषा के हैं, जो पठानी भाषा जिसको हम कहते हैं अफगानी भाषा, अफगानिस्तान देश की जो भाषा है पश्तो, और उस पश्तो की भाषा के भी शब्द जो है हिंदी में आए हैं। इसके साथ साथ कुछ पुर्तगाली शब्द आए हैं, जिसे आप जानते हैं कि पुर्तगाल का हमारे देश में जो मुंबई के नीचे का हिस्सा है गोवा, वहां पर ये बहुत दिन तक इनका राज रहा है, इस कारण कुछ पुर्तगाली शब्द भी हिंदी में आए हैं, जिसमें अलमारी, आलपीन, आया, स्त्री, इस्पात, कनस्तर, कमरा, कोच, काफी, काजू, क्रिस्टियन, क्रूस, गमला आदि जो है जितने भी शब्द हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, या अलमारी देखिए, अलमारी तो साधारण शब्द है, लेकिन ये सभी के सब, चाकू वगैरह जो है ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजी। अब ये मुझे कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेजों की भी हुकूमत हिंदुस्तान पर रही है, और इसी कारण न केवल हिंदुस्तान पर इनकी हुकूमत रही है, बल्कि औद्योगिक आदान प्रदान भी जो है बहुत अधिक हुआ है, इनकी भाषा प्रशासन में रही है। अधिकांश हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों के पास काम करने के लिए रहे हैं, उनके अधिकारी बनकर रहे हैं, इस कारण क्या है, उनकी भाषाओं के, अंग्रेजी भाषाओं के कई शब्द प्रचुर मात्रा में, और अब तो इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, कई अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है ये अंग्रेजी के शब्द है। शायद आपको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक 10-15 उदाहरण मैं आपको दे दूं कि गवर्नर, अफसर, जज,
रशीद, परेड, एयरफोर्स, ऑपरेशन, अस्पताल, डॉक्टर, इंजन, टिकट, नर्सरी, स्कूल, मास्टर, बुशर्ट, ओवरकोट, कॉफी, सिगरेट, सोडा, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फोटोग्राफी, रेडियो, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ऐसे कई कई जो है शब्द हैं जो आज धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग में आ जाते हैं, और हमको इतने अधिक हमने इसका प्रयोग किया है कि डॉक्टर को क्या कहते हैं हमको पता ही नहीं है। वास्तविक रूप से ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्कुल ऐसे ही, सिलेंडर, इस प्रकार ये शब्द है जो कई कई अधिक मात्रा में आज आज वर्तमान युग में, आधुनिक युग में आज विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी शब्दों का भंडार या बहुत ज्यादा भंडार जो है हिंदी शब्द भंडार में दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो है कई विदेशी भाषाएं के शब्द भी आए हैं, जिसमें डच यानी हॉलैंड, पुर्तगाल, जिसको हॉलैंड कहा जाता है, नीदरलैंड कहा जाता है, उनके कुछ शब्द है, कुछ स्पेन भाषा के शब्द है। यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, लेकिन मैं एक साथ उदाहरण बता दूं कि जर्मनी, इटाली, कोटिक, जापानी, अफ्रीकन आदि कई देशों के शब्द हैं जो ऑस्ट्रेलियन है, उनके भी शब्द है, जैसे जेब्रा, कांगारू, है ना, लॉटरी, विस्की, हरीकिरी, जुलूस, ट्रेन, सेमिनार आदि जो है कई विदेशी भाषाओं के, जो अन्य अन्य देशों के भाषाओं के शब्द आज हिंदी में आए हैं। मित्रों, यहाँ पर यह पाठ्य आपके जो पहला जो चैप्टर है, इसका पहला विभाग जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जो विभाग था वो हिंदी भाषा की शब्द संपदा इस प्रकार का रहा है। ये हिंदी भाषा की शब्द संपदा, ये आपकी परिभाषिक शब्दावली जो पहला आपका चैप्टर था, उसके अंतर्गत हमने ये सारी चीजें देखी है। और अगले पीरियड में फिर एक जो आपका ये जो हिस्सा रहा है हिंदी भाषा के पारिभाषिक जो शब्द है, इसको हमको लेना है। अब ये इसमें क्या है, केवल आपको उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को आपको केवल आपके सम्मुख हमको बताना है। इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जितना भी पीरियड है 15 मिनट हो सकता है, 15 मिनट इसमें लग जाएंगे, तो वो हम ले लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से हिंदी शब्द संपदा यह भी महत्वपूर्ण है, अक्सर ये पूछा जाता है, क्योंकि हमने इसके पूर्व आपको बताया था कि पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा को बताते हुए इसके विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, या कोई ग्रहण या निर्माण आदि की निर्धारण की प्रक्रिया को पूछेंगे, या हिंदी शब्द संपदा पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। उस दृष्टि से आप जो है आपको इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। यद्यपि आपके कोई प्रश्न हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, यदि नहीं है तो हमसे जो है बाद में भी संपर्क कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपकी जिज्ञासा है, समस्याएं हैं, हमसे आप संपर्क करें। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।